फ्री हो गए बच्चों? करें शुरू? तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये आज यूनिट हम करेंगे। माइक्रोब्स के बारे में सबको पता है या नहीं पता किसी को? क्या होते हैं माइक्रोब्स? व्हाट आर माइक्रोब्स? कोई बताएगा मुझे? माइक्रो मैंने सूक्ष्म, बहुत छोटे सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म जीव। क्या होते हैं सूक्ष्म जीव? अगर मैं एक परिभाषा कहूं कि भाई सूक्ष्म जीव के बारे में बताओ तो क्या बताओगे? जीवाणु, कीटाणु बताओगे? जिनको हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख पाते वो कहलाते हैं माइक्रोब्स, यानी कि सूक्ष्म जीव। अब हमने क्लास 11th में बायोडायवर्सिटी में जैव विविधता में पढ़ा था कि भाई हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मौजूद हैं। बहुत सारे एनिमल्स, पेड़ पौधे, है ना, अलग अलग तरह। कुछ ऐसे हैं जो हम देख सकते हैं, वो स्थूल जीव, मैक्रो, और जिन्हें हम नहीं देख सकते वो माइक्रो। दो ही तो चीजें हैं। एक जिन्हें हम देख सकते हैं नग्न आंखों से, वो स्थूल हैं, बड़े हैं, और जिन्हें नहीं देख सकते वो सूक्ष्म। अच्छा, किसी को याद है क्लास 11 का लेसन जिसमें आपने माइक्रोब्स को पढ़ा हो, कौन से फाइलम में रखा गया है सूक्ष्म जीवों को? याद है किसी को? बताओ, किसी को याद नहीं है? 5 संघों का, 5 फाइलम्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा रखा। क्या क्या आता था बताओ? नहीं याद कर, स्टडी बढ़ानी पड़ेगी बच्चों, है ना? स्टडी बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। अब समय आ गया है जब आपको बहुत तरीके से, बहुत टाइम टेबल बना के और ज्यादा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। देखो, हमने पढ़ा था कि भाई 5 संघ है, जिसमें आपने प्रोटिस्टा पढ़े थे। प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? प्रोटोजोआ, है ना? और मोनेरा पढ़े थे आपने। मोनेरा में कौन आते हैं? बैक्टीरिया, है ना? कुछ फंजाई भी, एक आइटम आपने फंजाई पढ़ा। फंजाई में फंगस आते हैं, कवक आते हैं, उसमें भी सूक्ष्म जीव होते हैं। यानी हमारे चारों तरफ अगर हम बात करें जीव जंतुओं की विविधता की बच्चों, तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो हैं वो मौजूद हैं। और इन माइक्रोब्स में ही बात करें तो इन माइक्रोब्स में हमारे चारों तरफ हैं जीवाणु। अब बात आएगी इनके क्लास जो आप बात कर रहे थे, अब आएंगे बैक्टीरिया, यानी जीवाणु मतलब बैक्टीरिया है। और कौन है? फंजाई है, कवक है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, वायरोइड्स हैं, प्रोन्स हैं, है ना? ये विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हमारे चारों तरफ विभिन्न रूपों में मौजूद। और कहाँ कहाँ मौजूद है भाई? कहाँ हो सकते हैं माइक्रोब्स का? हमारे शरीर में भी हो सकते हैं, वेरी गुड। और एयर में है, और वाटर में है, और सॉइल में है, सॉइल के अंदर है, और इवन कुछ ऐसे स्थानों पर भी है जहां हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना? जो प्राकृतिक स्रोत है गर्म पानी के, गीजर्स जिन्हें हम कहते हैं, जहां टेम्परेचर इवन 100 डिग्री तक पहुंच जाता है, 80-90 तक रहता है, वहां पर भी ये सूक्ष्म जीव जो है क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। अपने आप को जीवित रख सकते हैं। हम रह सकते हैं क्या? हम जमीन से 10 फुट नीचे जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, लेकिन ये रहते हैं जीवित।
हम बर्फ में जीवित रह सकते हैं या बर्फ की तरह के अंदर नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जीवित रहते हैं। तो मतलब एक हरास कंडीशन में, एक एडवर्स कंडीशन में भी ये माइक्रोब्स जो है हमें जीवित मिलते हैं। अलग अलग है, सारे नहीं, एक स्पेसिफिक जो स्पीसीज है वो वहां पर जीवित रहे। ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि भाई सारे माइक्रोब्स पानी में, गर्म पानी में जीवित रह सकते हैं। क्या हम देखते हैं कि भाई कुछ जीवाणु तो ऐसे हैं जो गर्म पानी में मर भी जाते हैं, है? कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि साबुन से हाथ धोने तो वो मर जाते हैं, आप देखते हैं ना वॉशिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसी कंडीशन में रहते हैं, अलग अलग यानी विविधताओं से भरे हुए और विविधता से भरे हुए 5 स्थानों पर ये सूक्ष्म जीव हमारे रहते हैं। क्लियर? यहाँ की बात समझ में आई? हमें एक बात पता लगी अभी तक कि भाई सूक्ष्म जीव वो हैं जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। दूसरी बात क्लियर ये हुई कि भाई ये जो सूक्ष्म जीव है ये विविधताओं अलग अलग प्रकार की है, ये समूहों में है, ये कवक भी हैं, ये जीवाणु भी हैं, ये ये वायरस भी हैं, वायरॉइड्स भी हैं, है ना? अलग अलग प्रोटोजोन्स भी हैं, अलग अलग हैं ये बात समझ में आई। तीसरी बात हमें समझ में ये आई कि भाई ये जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब्स हैं, अलग अलग प्रकार के वातावरण में, अलग अलग प्रकार की कंडीशंस में अपने आप को एडेप्ट करके, अनुकूलित करके जीवित रहते हैं, अपने अपने जीवन को बनाए। इतनी बातें क्लियर हुई है? चलिए अब बात आती है कि भाई ये जो माइक्रोब्स हमारे चारों तरफ हैं, अगर आपने अपनी एनसीईआरटी लाए हैं सब बच्चे, मैंने हैं, क्यों आज पता नहीं था कि बायो का, अच्छा आज पता नहीं था आपको बायो का लेक्चर है, कोई बात नहीं। क्योंकि अब देखो मैंने बताया था कि भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायग्राम बेस्ड, और जो डायग्राम बेस्ड है तो आप अपनी किताब में डायग्राम को देखेंगे। तो हमने देखा उसमें कि भाई विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोब्स हैं जो यूनिसेलुलर हैं, उन्हें अगर हम किसी न्यूट्रेंट, एक बाहर से आर्टिफिशियल पोषण दे दें, खाना दे दें, खाना दे सकते हैं किसी भी तरह से, हैं? एक बार सपोज कीजिए ये एक फैक्ट्री डिश है और इस पर हमने एक शुगर सॉल्यूशन रख दिया। क्या रख दिया? शुगर। कैसे बनेगा शुगर सॉल्यूशन? सिंपल, ज्यादा ना सोचा करो। पानी का शरबत कैसे बनाएगा? पानी में चीनी घोल कर शक्कर घोल कर दूध घोल या वही शुगर सॉल्यूशन में सिंपल होता है और उसका तो ये बैक्टीरिया के लिए, ये जीवाणु के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए क्या हो गया? न्यूट्रिशन मीडिया हो गया। तो इस पर भी हम ये इसमें क्या होगा? क्योंकि आप देखो और आप इतना मिलता है क्या होगा? हाँ देखो हमने आपको एक बात बताई कि रिप्रोडक्शन में याद है आपको या नहीं याद है? जब हमने रिप्रोडक्शन उसमें पढ़ाया था कि जब फूड मिलेगा तो उनका नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिप्रोड्यूस करेंगे वो, उन्हें खाना मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, तो वो सही रहे हैं। तो यहाँ पे रिप्रोड्यूस करेंगे बहुत तेजी के साथ और इनकी क्या बन जाएगी? ये कॉलोनी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? और जब ये कॉलोनी बनती है तो हम अकेले बैक्टीरिया को या अकेले यूनिसेलुलर फंगस को नहीं देख सकते, लेकिन जब कॉलोनी में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? जब वो समूह में होते हैं तो बच्चे को हमें देख सकते हैं, कॉलोनी में देख सकते हैं। तो हम एक पेट्री डिश में यदि हम उनका न्यूट्रेंट मीडिया लेके इन्हें करें तो ये उनका कल्चर हो जाता है, इसे कल्चर करना कहते हैं, है ना? उत्पन्न तो ये माइक्रोब्स हमारे क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं माइक्रोब्स। क्लियर? तो हम उन्हें देख सकते हैं। अब एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो आप कुछ डायग्राम्स है इन माइक्रोब्स के बारे में, इन बैक्टीरियाओं के बारे में। बैक्टीरिया दिखाए, विभिन्न प्रकार के जीवाणु दिखा रखे हैं। क्या दिखा रखे हैं? कैसे कैसे होते हैं जीवाणु? अगर हम जीवाणु को वर्गीकृत करें तो मुख्य रूप से कैसे जीवाणु दिखाई देंगे? उनके आकार के आधार। मुझे क्या आकार हो सकता है आपके हिसाब से? तो दिमाग में सोचो, पढ़े हुए को मत सोचो, दिमाग से सोचो भाई जीवाणु किस आकार का हो सकता है? कैसा हो सकता है बताओ? जीवाणु हो सकता है बेटा, ऐसा हो सकता है जीवाणु, गोल, गोलाकार, कॉकस। कॉकस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसे ही सोचिए कि जीवाणु कैसा हो सकता है? दंडाकार, दंड के आकार का, बेसिलस हो सकता है।
जीवाणु हो सकता है, क्या है ये, स्पाइरल हो गया, स्पाइरुलम। और बैक्टीरिया हो सकता है क्या, हिंदी में जैसे कोमा लगाते हैं, कोमा शेप, यही तो बैक्टीरिया की मेन शेप है। वो अलग बात है कि ये सब अकेले अकेले कॉलोनी में नहीं है, समूह में नहीं है ना, समूह बन सकते हैं इसके, वो अदर टॉपिक हो जाएगा। तो हम अभी बैक्टीरिया की शेप में नहीं जा रहे हैं, हम तो केवल मोटा मोटा जो एनसीईआरटी में हमारे इस लेसन के अंतर्गत जो बैक्टीरिया की शेप को मैग्नीफाइड करके जो पिक्चर डायग्राम्स दिखाए गए हैं उनके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो वो बेसिलस है, वो फोकस है, स्पाइरल है, और फ्लैजिलेटेड। कैसे हैं ये, सिलिएटेड और यू कैन से फ्लैजिलेटेड, फ्लैजला है इसमें, जिसे मुंह पर है ना। इसी प्रकार वायरस की शेप दिखा रखी है। अच्छा मुझे बताना कि ये मैं, ये वायरस देखा आपने, हाँ? कौन सा वायरस है, हाँ, वेरी गुड, ये है जीवाणुभोजी वायरस, वायरस। तो वायरस की ये शेप दिखा रखी है, आइए बहुत देर लगा दी, आगे आते हैं। ये कौन है बेटा, बैक्टीरियो, बिल्कुल ठीक। और एडिनो वायरस, क्या है, एडिनो वायरस, अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो लगभग इस शेप में वो दिखाया हुआ है। कौन है ये, एडिनो वायरस। क्या करता है एडिनो वायरस, हालांकि स्ट्रेस नहीं है। हमें सारी अच्छी अच्छी बातें पढ़नी है मैंने उसके बारे में, आइए। चलिए भाई, टाइम बहुत लेते हो आप, है ना, थोड़ा सा, जवान बच्चे हो, कितने घंटे की नोट्स कर सकते हो बता, कितने घंटे कर सकते हो बता। अगर आप एक स्क्रीन में बैठ के 6 घंटे नहीं पढ़ सकते तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, कितने घंटे, 6 घंटे इन सिंगल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक ही जगह, केवल पानी की बोतल के साथ पढ़ने की बच्चों आदत, डॉक्टर बनना चाहते हो या नहीं, ईमानदारी से होगा, या केवल दिखावे से बनना चाहते हो, तो बेटा एक बात सुन लो, जीवन में एक गांठ बात लीजिए अंदर साहब, कि बेटा कठिन परिश्रम जो है ना वो कठिन से चीज नहीं छुड़ा, अगर अपनी सुविधा पे ध्यान दो तो टारगेट नहीं हो जाएगा, है ना। आपका एफर्ट जितना हटके होगा, जितना प्रबल होगा, सफलता को नहीं मिलेगी, देखो आपकी मेहनत, आपका प्रयास है ना, सारी चीजें हैं लिखी हुई गढ़ी हुई, लेकिन पकड़ लिया तो मन में एक का संकल्प नहीं हो कि भैया महीना बच गया, इतना, आज तो 13 तारीख हो गई, 1.5 माह, 14 हो गया, 1.5 महीना मान लो, है ना, महीना बच गया 1.5, और इस 1.5 महीने में जितनी आपने मेहनत आपने किया था उससे कई गुने एफर्ट लगा, है ना, याद करने में भी, पढ़ने में भी, और एक पोस्टर में बैठने में, सारा दिन पानी की बोतल, कहीं आप देखिए,
अभी तो गर्मी और बढ़ रही है ना? क्या बढ़ेगी? गर्मी और बढ़ेगी। आपको क्या करना है? डॉक्टर उद्देश्य बहुत ऊंचा है, लेकिन एक जो मजदूर है, केवल एक जो मजदूर है ना, वो भी सुबह 8:30 बजे है ना, और क्योंकि वो तो सारे विश्राम कर रहा है, और शाम को 5 बजे फ्री हुआ होगा, कुछ होगा, आप तो फिर भी पंखे में बैठ जाओगे एक क्वेश्चन में, और पानी की बोतल बराबर में ठंडे पानी की कितनी बार पानी पी लोगे, लेकिन उसके पास ये विकल्प दिख रहा है, वो ठंडे के बैठने का मतलब भी नहीं है ना, वो बैठ केवल पानी स्प्रे करने के बाद, लेकिन वो केवल एक मजदूर वो कितनी मेहनत कर सकता है, वो आपको क्यों होता है, ऐसा नहीं कर सकते। तो बेटा ये संकल्प योग है ना, वो क्या होता है, एक तो समझने की करोगे इस पे मान नहीं करते हैं, किसी में कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही है। तो बेटा मैं बार हूँ आपसे, आपको प्रेरित करता हूँ कि आप इस संकल्प के साथ आगे बढ़ो कि सबसे पहले कठिन परिश्रम करना शुरू कर दो, वो कभी मिलती है मुझे, देखो ये तो आपको करना है, बाकी मेहनत करो, एफर्ट करो, और बाकी में तुम्हारे कुछ नहीं। बिना तनाव के जब आप मेहनत कर लेंगे तो ज्ञान आ जाएगा, तो वो फ्री हो जाता है। टेंशन आपकी ही करना है कि अरे हमारा इतना सिलेबस पढ़ा है, हमने तक नहीं किया, घर वालों का प्रेशर, समाज का प्रेशर, है ना, टीचर, ये साथियों का प्रेशर, साथियों का शो करना है, तो सब प्रेशर भूल जाओ, अपनी मेहनत करें, अगर ईमानदारी से लगे हो तो जरूर होंगे, ठीक है ना। चलिए, अब हम थोड़ा सा मैं कर देता हूं, मैं सोच रहा था सारे बच्चे आ जाएं, जितना इन बच्चों को पता है, हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना, ये सूक्ष्म जीव मानव जीवन को कैसे बेहतर बनाने में सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फिर तो उसके बाद सबसे पहले तो यही बात आती है भैया, डाइवर्सिटी में हमने बताया कि हमारे चार दो तरह के जीव हैं, एक स्थूल, एक सूक्ष्म। स्थूल वो है जिन्हें हम बेयर आई से देख सकते हैं, और सूक्ष्म वो है जिनके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, विशेष यंत्र की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म दर्शी। फिर मैंने इनसे एक प्रश्न पूछा जिसका बच्चों ने जवाब नहीं दिया, हो सकता है आप भी 6 बच्चे तो आगे ना, एक मैंने पूछा था कि आपने क्लास 11th में पढ़ा है माइक्रोवेव के बारे में कितने थे, कौन कौन सा के बारे में कितने थे? तो बोल दिया था मैं पढ़ा मत आओ, किसमें माइक्रोवेव हो सकते हैं। नहीं पढ़ा, याद आपको ना याद, किसको रखा गया था प्रतिष्ठान, हैं? नहीं याद आ रहा, मोनेरा में आया था याद आपको, मोनेरा में कौन जन्म करा? हाँ भूल गया, सब बेटा सब जो हुआ तो मुझे इंसान की नाम रखेगा वो सब भूल जाएगा, नहीं आ रहा है, तो बड़ा बस तुम्हें जब सोया है तो चल गई, लेकिन इसलिए क्या नहीं को बोलनी चाहिए, तो देखो ये है ना, बस यहीं से बचा, आपको एक बार पढ़े वो थोड़ा सा एफर्ट होगा याद आ जाएगा, लेकिन उसे बेटा लाइक को पढ़ने के बाद करने का पड़ता है, एक बार में किसी याद आता है, इसे याद होता है हमारे, आप सोचोगे हम क्या एग्जाम में आएंगे, मेरी अपनी पाए करना होता है, तो याद रखनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसे आपको कोई ना कोई करना पड़ेगा। सब हमारे जैसे होते हैं, तो मिस कराया जाता है, मैं दिमाग तो मिस मिस होते हैं, बस मेहनत से लगने का फर्क होता है ना। चलिए, तो मैंने बताया था भैया माइक्रोब्स वो हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख रहे हैं, उसमें कुछ फंजाई, इनमें एक डायवर्सिटी फैली पड़ी है हमारे चारों तरफ, इसमें बैक्टीरिया भी हैं, फंजाई भी हैं, प्रोटोजोन्स भी हैं, वायरस भी है, वायरॉइड्स भी है, मतलब विभिन्न प्रकार के ये जीव हैं जो अच्छा है, और ये हमने दूसरा माइक्रो बच्चे के लिए बताया है कि ये अलग अलग वातावरण में रहते हैं,
चाहे हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, पहाड़ हो, बर्फ, बर्फ के छलने हो, शरीर के अंदर हो, शरीर के बाहर हो, पौधों के अंदर हो, पौधों के बाहर हो, ये माइक्रोब्स है। कैसे? यहाँ माइक्रोब्स है, ये दिख नहीं रहे, तो दिख नहीं रहे, यानी माइक्रोब्स है हमारे चारों, ठीक है। अब माइक्रोब्स हैं और हमें दिख नहीं रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही वो हमें दिखते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ माइक्रोब्स को देखना चाहते हैं बेर आंखों से तो क्या तरीका है? उन्हें कल्चर कर दो, उनकी कॉलोनी बना दो। कल्चर करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? खाना देना पड़ेगा, लालच देना पड़ेगा भैया, है ना। तो पेट्री डिश वगैरह में हम उनका फूड रखें, न्यूट्रिएंट मीडिया रखें और उसमें उन्हें कल्चर करें, तो उनकी क्या डेवलपमेंट है? जब फूड मिलेगा तो क्या करेंगे? जब फूड मिलता है तो क्या करता है जीव? फूड मिलता है तो क्या करता है? ग्रो करता है। और क्या करता है ग्रो के साथ? है हाँ, रिप्रोड्यूस करता है। पूरा और रिप्रोडक्शन में नंबर पड़े और जब नंबर पड़ेगी तो हमें वो दिखने लगे। तो उसमें ही हमने कहा कि भाई हमें बैक्टीरिया दिखाई दिए। बैक्टीरिया अपने अब आ जाती है एनसीईआरटी की जो डायग्राम्स है उसमें, अपने एनसीईआरटी लाया था कोई बच्चा? लाए हुए हो? खोल लिया लेसन? तो वो डायग्राम खोलो, खोल लिया। सबसे पहले क्या दिखाई दिया? बैक्टीरिया दिखाई दिया, बेसिलस। कितने, कितनी मैग्नीफाइड में? 1500 मैग्नीफाइड में दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद दूसरा कौन सा दिखाई दिया? फोकस है, दिखाई दिया। इसके अलावा मैंने बताया स्पाइरल भी होता है, कोमा शेप भी होता है और फ्लैजलेट भी होता है, ठीक है। और उसके बाद हम किस पे आ गए थे? वायरस पे। मैं बच्चों से पूछ रहा था वायरस कौन सा है, इन्होंने सही बता दिया था। देखे, तुम बताओ कौन सा वायरस है ये? बैक्टीरियोफेज वायरस है, बिल्कुल ठीक। और ये कौन सा है? हैं? क्या करता है ये? यहीं पे आप लोग थे आगे। हालांकि टेस्ट में इसने चिप्स लेकिन बुक में दे दिया है, मैंने थ्योरी में तो नहीं दिया, लेकिन दे दिया है ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है। क्या करता है ये? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है। तो हमें याद रखना है एक बात, ठीक है, ये क्या करता है। इसके अलावा टोबैकोमोजेक वायरस, अच्छा, टीएमवी, नाम सुना है सब बच्चों ने? टोबैकोमोजेक वायरस का या नहीं सुना है? किस शेप में होता है? शेप है क्या? बताओ शेप क्या होती है? अब देखो बहुत सारे टोबैकोमोजेक वायरस दिखाए हुए हैं, दिखा रखे हैं, लास्ट डायग्राम वायरस का दिखाए हुए शेप में। तो हम शेप में वायरस समझ जाते हैं, हम शेप की बात करते हैं। तो कहा स्थान पर वायरस सचिन भी हमारे चाहते हैं। चलिए, यहां तक बात हमारी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो बेसिक एस्पेक्ट है हमने अभी तक पढ़ा है भाई। हम जानते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो दुश्मन और दोस्त दोनों, वो फ्रेंड भी हैं और फोe भी। फो का मतलब पहले दुश्मनी कौन पड़ सकती थी? महात्मा ने क्या क्या रोक कर, लेकिन आज हम उनकी दोस्ती की बात कर रहे हैं। ये दोस्ती, हाँ जी। तुम्हें मम्मी ने नाश्ता नहीं दिया था क्या? हैं? बिना नाश्ते के आए थे? खा के आए थे फिर इतनी जल्दी भूख लग गई? लगता तो नहीं, शरीर देख के तुम्हारे इतनी जल्दी भूख लगती है तुम्हें। बच्चों, अभी देखो मैंने उन्हें बच्चों को समझाया, सारे बच्चों को, और एक रहे तो मैं भी समझा रहा हूँ। अरे ये क्लास, ये नहीं पता था, कुछ बच्चों को पता था, कुछ को नहीं पता था। मेरा नहीं पता बच्चों को। चलो बेटा एक बात सुनो, आप कष्ट झेलना शुरू कर दो। पानी की बोतल ले लो, रखा करो साथ में, ना, बस। खाना मिले या ना मिले, बेहोश होकर गिर जाओ, कुछ हो जाओ, क्लास मत छोड़ो,
है ना, पानी को गर्मी, क्लास में सो गई, क्लास का टाइम आप देखो थोड़ा पीछे हो गए हम बस, ये हो गया। यहाँ तक तो समझ गए होगा ना क्या किया मैंने, ये नए बच्चे आए हैं। हाँ, अब हम आगे बढ़ रहे हैं इससे। तो हम यहाँ पे इनकी दोस्ती की बात कर रहे हैं कि भैया ये हमारे लिए किस तरह से लाभदायक माइक्रोब्स है ना, अलग अलग तरीके हैं माइक्रोब्स के जिसमें वो हमें हेल्प करते हैं। माइक्रोब्स हमारे घरों में, है ना, जो हम घरों में प्रोडक्ट बनाते हैं, होम प्रोडक्ट, उसमें हेल्प करते हैं। इंडस्ट्रियल रूप में हम उनसे प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, हम उनसे एंजाइम्स, हम उनसे ऑर्गेनिक एसिड्स, हम उनसे कुछ मेडिसिन, है ना, वो तैयार कर सकते हैं। हम उन्हें सीवरेज की जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें यूज कर सकते हैं, हम उनसे बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम उनसे बायो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम उन्हें बायो पेस्टिसाइड तरह से यूज कर सकते हैं। यानी बहुत हमारे चारों तरफ जो हम किसी माइक्रोब्स की, सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो माइक्रोब्स का हम खूब इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, उनकी हेल्प लेते हैं खूब। दूसरा कहाँ कर सकते हैं, इंडस्ट्री में। तीसरा कहाँ कर सकते हैं हम, एंजाइम्स बनाने में, ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने में, केमिकल्स बनाने में, यानी केमिकल्स के निर्माण। ठीक है, फिर कहाँ कर सकते हैं हम, सीवेज में। फिर हम कहाँ कर सकते हैं, बायोगैस में। फिर बायो फर्टिलाइजर्स बनाने में, बायो पेस्टिसाइड्स, यानी अलग अलग यूज हैं। तो सबसे पहले घर से शुरू हो। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई घर में हम क्या यूज कर रहे हैं, हैं? घर में हम क्या यूज कर रहे हैं। तो घर में आप रोज खाना खाते हैं, खाने के साथ आप दही भी खाते हैं, कर्ड खाते हैं, दही कैसे बनता है, कर्ड या दही दूध से बनता है। दूध से दही कैसे बन जाता है, हैं? दूध में क्या मिलाते हैं, एक अच्छे नाम आपको मिलाते हैं कौन, कहीं है तो किसी को डाल देते हैं, इसे हम खट्टा कहते हैं, कहीं इसे जामुन भी कहते हैं ना। फिर कैसे, हाँ, बैक्टीरिया की सेल डिवाइड हुई, फिर पानी के दही तो नहीं हो सकता, जब दूध का दही बन सकता है वो बैक्टीरिया, दूध में ऐसा कुछ है, दूध में ऐसा कुछ है जिसमें ये काम हो रहा है। दूध में क्या है, लैक्टोज शुगर है, दूध में क्या है, लैक्टोज शुगर। देखो बात बिल्कुल सही, दूध का दही जमाने का प्रोसीजर ये है, आप देखते हैं कि दूध लिया जाता है, उसे गर्म किया जाता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे उसे ठंडा भी किया जाता है, फिर थोड़ा सा खट्टा जामुन पहले से दही उसमें, यानी कि एक स्रोत जो कि बैक्टीरिया का है वो डाल दिया जाता है, और उसके बाद कुछ घंटों के लिए उसे रख दिया जाता है विदाउट डिस्टर्ब। तो हम जब देखते हैं कि वो दूध जो है अपनी फॉर्म चेंज कर चुका है, वो दही के रूप में आता है। तो अब जरा हम इसकी केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि जब बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी में दी है, इसलिए सबकी बायोकेमिस्ट्री में दी है, और सबकी हमें पढ़नी भी नहीं है, क्योंकि सबकी पढ़ेंगे तो फिर हम काफी उलझ जाएंगे, जिस चीज की दी है उसकी जरूर पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, इस बच्ची ने कहा कि दूध में एक शुगर होती है लैक्टोज, कौन सी शुगर है बेटा, लैक्टोज शुगर है, और इस खट्टे में लैक्टोबेसिलस है। कौन है, लैक्टो, कौन है ये फंजाई है,
ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है। और हाँ, इस लेसन में जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली एक और चीज है, कहीं पर बैक्टीरिया आएगा और कहीं पर फंगस आएगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कहा वही प्रश्न है, ये मान लो जिससे आपको कंफ्यूजन होने लगे ना, तो सब क्वेश्चन वहीं से आना है। तो भैया ये एक बैक्टीरिया है। कौन है? बैक्टीरिया। क्या करता है ये बैक्टीरिया? ये बैक्टीरिया जो शुगर है, कौन है? शुगर। इस पे रिएक्ट करता है और उसे तोड़ देता है लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें तोड़ देता है? लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड बना दो। जो एसिड है, आपने देखा हो जो एसिड होते हैं बच्चों, वो प्रोटीन को कोगुलेट करते हैं। जो एसिड्स होते हैं प्रोटीन को क्या करते हैं? कोगुलेट करते हैं। तो दूध में कौन सी प्रोटीन है? दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? अभी तो शुगर का खेल का प्रोटीन का खेल किया है। कौन सी है? कैसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? कैसीन प्रोटीन है। और ये बेटा लैक्टोबैसिलस उसे, कैसीन जो प्रोटीन है उसे कोगुलेट कर लेते हैं, और कोगुलेट करते ही उसकी फॉर्म बदल जाती है। क्या आ जाती है? उसकी फॉर्म बदल जाती है। अब जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे धीरे धीरे पूरा दूध जो है ब्रेक है, कोगुलेट हो जाता है उसकी कैसीन प्रोटीन का, और पूरा का पूरा दूध जो है किसमें बदल जाता है? दही में बदल जाता है। पूरा दूध किसमें बदल जाता है? दूध से दही बनने में जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी बढ़ जाता है। किस कारण से? जानते हो? दूध से दही जमने में न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे बढ़ गई भाई? आपने तो केवल थोड़ा सा बैक्टीरिया ही डाला था। क्योंकि उसमें विटामिन बी 12 कौन आ जाता है? विटामिन बी 12। आप जानते हैं विटामिन बी 12 बाहर स्रोत से हमें नहीं मिलता, जो शाकाहारी बंदे हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर आपको विटामिन बी 12 मिलता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी, आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इस कारण से न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ती है। इस कारण कैसे इस हार्मोनी नहीं बढ़ चीज और ना करने, यही पॉइंट करने। तो भैया फूल से बन गया। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए एक और, दूसरा, ये तो हुआ दही जमने का। घरों में और चीज बनाते हैं आप, चीजों से बैटर बनाते हैं आपकी माता जी, है ना? कि भाई चलो डोसा बना दे, इडली बना दे, या कोई, तो यानी आप क्या करते हैं इसमें? बेकिंग सोडा तो अलग चीज है। बेकिंग सोडा में यहाँ पे कोई ज्यादा टाइम नहीं है ना? इस डालते हैं। हाँ, ये दिमाग में से निकाल दो। यही पॉइंट, यही गलती करते हो और यही गलत कर जाते हो। आपने मिक्स कर दिया यहाँ पर, देखो यहीं पे दिमाग में बिठा लो दो चीजें बिल्कुल शार्पली। एक चीजें बनती है डॉ से, जो मैं बता रहा हूं, ये बनती है हमेशा बैक्टीरिया से। और एक होते हैं बेकरी के प्रोडक्ट, वो बनते हैं शेजवान। हाँ, बेकरी प्रोडक्ट में जैसे ब्रेड है, केक है, बिस्किट है, ये वाला है, ठीक है ना? ये कंफ्यूजन बच्चे दोनों को मिक्स कराते हैं और अपना स्वाद गलत कराते हैं, ठीक है ना? तो भैया आपने देखा होगा कि डो को पीसा जाता है, उसे भी थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है ना? क्या है नहीं कि उसमें फर्मेंट हो जाए, फर्मेंट हो जाए। वहां पर भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। कौन है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही है डो के बनने में। बैक्टीरिया है यहाँ पर डो में। कौन है? नॉट फंजाई, इट इज ओनली बैक्टीरिया, इट इज ओनली
ये 3 बार इसलिए करा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, वहां तुम्हें गलती ना मान लो। यहाँ बेटा डेफिनेशन है, right? और उससे हम इडली, डोसा, इस टाइप का बनाते हैं, जो बनती है वो डिश में हम कहते हैं। क्लियर? और इसके साथ साथ हम आ जाते हैं बेकरी प्रोडक्ट में भी। बेकरी में भी है, तो बेकरी में ब्रेड, पाव भाजी, बिस्किट वगैरह हम करते हैं। तो इसमें बेटा हम बेकरी यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और वो कौन है? वेरी गुड, इस बच्ची को नाम भी पता है ना? तो वर्सेस हम एंजाइटी कर रहे हैं, स्टीम कर रहे हैं, वो फर्मेंट करता है। कौन सी क्रिया? पफी हो जाते हैं ना, पफी पफी हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं पफी? कहाँ से आई सी? फर्मेंटेशन में क्या हुआ है ना? अरे भाई ये बताओ, CO2 आप कहाँ से? CO2 किस, आप किस प्रक्रिया में CO2 क्रिएट करते हैं जीवधारी? और क्रिएट करते हैं रेस्पिरेशन में, फिर घबरा रहे हो, रेस्पिरेशन के प्रोफाइल CO2 निकालते हैं, तो अपने फंडों में कंफ्यूजन क्यों आ? वही तो उसने पूछा कि भैया रेस्पिरेशन के द्वारा क्या निकलेगी? CO2 निकलेगी, और ये CO2 इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, पफी बन जाएगा, आप उसे बेक कर देंगे, जिस्ट मर जाएगा, CO2 बुलबुला थी, वो बन के निकल गई जहां से निकलना था उसे, तो आपको एक पफी मटेरियल तैयार मिल गया। यही तो होता है, या नहीं होता? या कुछ और होता है? ऐसा ही होता है। हम इनका इस्तेमाल करते हैं सोयाबीन के फर्मेंटेशन, कई फिश के फर्मेंटेशन में, और कुछ जैसे असम वगैरह है वहां पे बैम्बू को फर्मेंट करके भी डिशेज बनाई जाती है। हाँ, सोयाबीन को जो फर्मेंट करके बनाई जाती है डिश, उसका नाम जानते हो आप? टोफू। टोफू खाया ना आजकल? टोफू चल रहा है, पनीर का सब्स्टिट्यूएंट होता है, सोयाबीन से बनता है ना, तो वो फर्मेंट करके ही बनता है, सोयाबीन को सोयाबीन फर्मेंट करके बनाया जाता है। तो ये एक डिश है जो कि फर्मेंट करके बनाई जाती है। क्लियर हुआ? साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में, मैं एनसीईआरटी जो कोट कर रही है वही बता रहा हूँ, उनसे बाहर नहीं जाना आपको, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये इधर उधर नहीं पहना। एक फैमिलियर ड्रिंक है जिसे हम कहते हैं टोडी। क्या बोलते हैं? टोडी। एक ड्रिंक है, वहां पे दिया जाता है कुछ अवसर पे, जो कि जो पाम है, उसका जो सैप है पाम ट्री का, उसे फर्मेंट करके बनाया है, उसे फर्मेंट करके बनाया। क्लियर? इस प्रकार से हम घरों में किसका यूज कर रहे हैं? माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं अपने वेलफेयर को बढ़ाने में। क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? तो हमने जाना इसमें कि भैया हमने दही में ले लिया, इसे कर्ड में ले लिया है, कर्ड के बाद हाँ वो असली तो भूल गए हमने, पनीर है ना, चीज। चीज और पनीर दो अलग अलग चीजें, पता है आपको? ये बस बच्चे को बात, चीज अलग होता है, पनीर अलग होता है, तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं चीज में। एक एनसीईआरटी में चीज भी दो तरह के हैं, एक इसमें मिल्क से बनता है चीज भी, है ना, और एक है जिससे पानी ज्यादा निकालते हैं, एक जिसमें कंटेंट ज्यादा होता है, दो तरह की चीज है। स्विस चीज जिसमें बड़े बड़े छेद होते हैं, स्विस चीज में क्या होते हैं? बड़े बड़े खाली खाली होता है। आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी, अगर आपने देखा हो उसमें जो पनीर खाते हैं और चीज खाते हैं, देखा बड़े बड़े गोले गोले से खाए देते हैं, नहीं होते हैं, नहीं हमारे जीवन में क्या होता है, जला भी रखते हैं, ठीक है, बड़ी है अच्छी है, दो अलग चीजें, तो प्रोसेस करके बनाया जाता है, प्रोसेस करके बनाया जाता है। तो फर्मेंटेशन होता है, क्या होता है? फर्मेंटेशन होगा, और फर्मेंटेशन होगा तो CO2 निकलेगी, तो चीज बन जाती है ना, स्विस चीज, रोबर्ट चीज, दो अलग अलग तरह की चीज है। तो इनमें भी बेटा इन माइक्रोब्स का ही यूज किया
जाता है। क्लियर? तो हमने देख लिया कि भैया माइक्रोब्स जो है किस प्रकार से हमारे घरों में हमें हेल्प कर रहे हैं। ठीक, आप देखेंगे इंडस्ट्री में, किसमें देखेंगे बेटा? इंडस्ट्री में, उद्योग में। दो ही इंडस्ट्री मेन है जो आपको एनसीईआरटी ने दी है, एक है बिवरेज और एक है कौन? एंटीबायोटिक्स। बेवरेज एंड एंटीबायोटिक्स। फिर भैया अल्कोहलिक पेय, कौन से पेय? अल्कोहलिक पेय। क्या क्या है अल्कोहलिक पेय? पता होगा, लड़कों को तो पता होगा ना, कौन कौन है बेटा अल्कोहलिक? बेवरेज के नाम बताओ कुछ। बियर, वेरी गुड। वाइन, विस्की, रम, और ब्रांडी, स्कॉच, है ना? लेकिन ऐसे कैसे करोगे? हाँ, ये सब है। याद नहीं, नाम याद होना चाहिए, एक बायोलॉजी के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, है ना? और होता है कि बेवरेज जो है नुकसानदायक है शरीर के लिए, बच्चों को पता है, इंटॉक्सिकेंट होते हैं, नशे करते हैं, इनसे पर्याप्त दूरी बना के रखनी चाहिए, है ना? पर्याप्त दूरी बना के रखनी चाहिए। इफ यू वांट टू, अगर आप एक मानव वाला जीवन जीना चाहते हैं, मानवीय जीवन जिसे हम कहते हैं, मानवीय नहीं, पार्थिव, मानवीय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो इनसे जितना ज्यादा दूरी बना के रखा जाए उतना कम है। और आप तो स्टूडेंट्स हैं, आप इनका नाम तो ले सकते हो, नाम याद भी कर सकते हो, है ना? हाँ, लेकिन इनकी तरफ ज्यादा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, रुको 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 रुको। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये इन इनकी जरूरत नहीं है, नहीं बोलो, क्या कहाँ खड़ा हुआ है? भैया जरूरत नहीं पाले रह रही हो, तुम्हारा एक नंबर का सवाल से 4 नंबर के सवाल से ही बचेगा, जरूरत तक में रह जाए। चलिए, हाँ बेटा, अब बात नहीं, क्योंकि ये भी एल्कोहल के, ये सारी भी चीजें हैं, एल्कोहल जो बनी है ये भी फर्मेंटेशन से ही बना है ना? इन्हें बनाने में जो इनका स्रोत है वो अलग अलग हो सकता है, इनके बनाने के सिस्टम में थोड़ा सा तरीका हो सकता है जिससे इनकी नेचर बदल जाए। ये अनाज से भी बन सकते हैं, सब्जियों से भी बन सकते हैं, फलों के जूस से भी बन सकते हैं, यानी अलग अलग स्रोत हो सकते हैं, है ना? अब कोजिंग एजेंट तो वही है, कौन? एक ही है, पहले नाम आ चुका उसका। बताओ किसके फर्मेंटेशन से होते हैं? तूने ही तो बताया था ना, इसने ही तो बताया था ना। हाँ, यहाँ पर भी वही है, सैक्रोमाइसिस ही है ना? अब बनता कैसे है ये? भाई जो असली वाली जो ज्यादा महंगी होगी उसका स्रोत भी है, काजू से भी बनेगी, है ना? और गन्ने के रस से भी बने, है ना? गन्ने के, है ना? गाँव में बना लेती, हाँ ये ठीक है। और फिर बना के चूंकि उस पर कंट्रोल नहीं होता, कितने परसेंट उसमें अल्कोहल बन गया, इथाइल अल्कोहल बन गया, और इथाइल के साथ साथ मिथाइल भी बन गया। हाँ, इथाइल तो ठीक है, लेकिन जब इथाइल अल्कोहल जैसे, और फिर आप देखते हैं कि इस शराब पीने से इतने मरे, इतने अंधे हुए, वो एक्सीडेंट हो, हाँ, जब जो कच्ची निकाली जाती है, कच्ची ताड़ी कहते हैं, हाँ, कच्ची, उसमें क्या होता है बेटा, कोई पैमाना तो है नहीं, स्टोर का है नहीं कोई, है ना? तो क्या होता है, क्यों? उसमें किसी ने क्या इंजेक्शन लगा दिया? मैं, हाँ मैंने यही बताया कि उसमें मिथाइल अल्कोहल भी बन जाता है,
सामान्यतः इथाइल अल्कोहल दारू है C2H5OH, लेकिन CH3OH भी बन जाता है। ये तो पॉइजनस है भाई, है ना। तो फैक्ट्रियों में जो बनाई जाती है वो कंट्रोल्ड है, एक केमिस्ट रखा जाता है इसी काम के। केमिस्ट है वहां पर बहुत सारे, वो चेक करते हैं, उसका केमिकल एनालिसिस करते हैं, भैया जो बना रहे हैं वही बन रहा है, कुछ और तो नहीं बन रहा है। लेकिन वहां पे तो अंधा काम चल रहा है, कुछ नहीं पता, तो हम यहीं पर आ रहे हैं, है ना। तो बेटा आपको पता है इनमें से जो बियर और वाइन है उसको बनाने का तरीका अलग है और बाकी को बनाने का तरीका अलग है। एनसीईआरटी के अनुसार ये नॉन डिस्टिल्ड है। ये कौन है बेटा? नॉन डिस्टिल्ड है। और ये क्या है? डिस्टिल्ड है ना। वो प्रॉपर बिना छने है। और ये क्या है? एक डिस्टिलेशन होता है, कैसे बना डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनती है। वो नॉन डिस्टिलेशन, उसमें डिस्टिलेशन नहीं किया जाता, उससे बनता। अब आपके पास तो सिरका है, या कौन है भैया? C12H22O11, ये है। इससे बनना है कौन? कौन बनना है? इथाइल एल्कोहल। तो भैया यहां पर जिसका आ गया कि ये फंजाई आ गया, और इसे किसमें तो प्लस H2O लेगा, ये खा जाएगा H2O को, और किसमें बदल जाएगा ये? C6H12O6 प्लस C6H12O6, दो मॉलिक्यूल बन गए। अब इसके ऊपर फिर यही ये इसके ऊपर फिर रिएक्शन होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, और क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? C2H5, दो मॉलिक्यूल प्लस 2CO2 बन गया। ये आ गया आपके पास। अब इनमें अलग अलग टाइप में इसकी परसेंटेज अलग अलग है, अल्कोहल की परसेंटेज अलग अलग है। अल्कोहल की परसेंटेज अलग अलग होने से इनकी जो वैरायटी है वो अलग अलग हो गई, और उनके नाम भी क्या हो गए? अलग। ठीक है, ये प्रोसेस अल्कोहल के बनने में होता है। और बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिसमें इस फर्मेंटर को क्रिएट किया जाता है, तो वो फर्मेंटर एनसीईआरटी में फिर जाएंगे, फिर मैं तुम्हें डायग्राम देखी है, दो डायग्राम दिखा रखे हुए, एक फर्मेंटर्स का होगा और एक स्टेट प्रोसेस का होगा। क्लियर? मैंने कहा डायग्राम्स में भी क्वेश्चन आएंगे, डायग्राम में भी क्वेश्चन, जिसे सिलेक्शन लेना है वो डायग्राम को भी अच्छी तरह से पढ़ के जाए। चलिए, अब ये हुआ एल्कोहल। दूसरा क्या है? एंटीबायोटिक्स। कौन है? एंटी, क्या मतलब होता है एंटीबायोटिक्स का? एक ग्रीक वर्ड है एंटीबायोटिक, दो शब्दों से मिलकर बना। एंटी मैंने अगेंस्ट, बायो मैंने लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट। लेकिन आपका लाइफ के अगेंस्ट है, अगर आपका कुछ हो जाए, आपकी लाइफ बच जाएगी, उसको एंटीबायोटिक बचेगा। इन्फेक्शन हो गया तो फिर भी नाम नहीं। वेरी गुड, आकांक्षा ने पढ़ा है, इसे याद हो गया। ये एंटी तो है लाइफ के, लेकिन किसके? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की लाइफ के एंटी है, तो हमारी लाइफ के क्या हुआ?
प्रोबायोटिक। हमारे लिए क्या हुआ? हमारे लिए प्रोबायोटिक है ये। बैक्टीरिया के लिए, माइक्रोब्स के लिए ये एंटीबायोटिक्स है, लेकिन ह्यूमन के लिए क्या है बेटा? ये प्रोबायोटिक। मैंने छोड़ दिया तो अपने लिए बना रहा हूँ, ठीक है? हाँ, प्रोबायोटिक्स क्लियर। हमारे लिए कौन है ये? यानी लाइफ के लिए जरूरी, लाइफ के लिए सुरक्षित। एंटीबायोटिक्स क्या है? अगर मैं व्हाट आर एंटीबायोटिक्स बताओ। और ध्यान देने लगते हो डेफिनेशन से, जब मैं डेफिनेशन पूछता हूँ और मैं बताना शुरू कर देते हो। जब मैं इस तरह पूछूं क्या है, तो इसका मतलब मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। एंटीबायोटिक्स वो प्रोडक्ट्स हैं, वो केमिकल्स हैं जो माइक्रोब्स के द्वारा, कुछ माइक्रोब्स के द्वारा तैयार होते हैं और कुछ माइक्रोब्स के नष्ट करने में काम, कुछ माइक्रोब्स तैयार करने में काम कर रहे हैं और कुछ माइक्रोब्स को वो मारने में काम आ रहे हैं। कुछ माइक्रोब्स तो उन्हें बना रहे हैं और कुछ माइक्रोब्स उन्हें नष्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी है? सबको पता होगा, बायोलॉजी पढ़ते हैं। कोई बच्चा सबसे नहीं पता? सबको पता है कौन सी है? पेनिसिलिन। और आप जानते हैं पेनिसिलिन का जो विस्तार है वो पहले कहाँ से हुआ था? किसी टाइम की हुआ था? एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन थे? वो काम कर रहे थे बैक्टीरिया के ऊपर, ना? किसके ऊपर काम कर रहे थे? बैक्टीरिया के ऊपर, सैक्रोफाइलस। और जब बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे और सैक्रोफाइलस के ऊपर, तो एक दिन उन्होंने अपनी जो पेट्री डिश थी उसे वॉश नहीं किया। क्या नहीं किया? साफ नहीं किया, वैसे ही छोड़ दिया। तो उन्होंने देखा अगले दिन कि भैया उसमें तो एक भी बैक्टीरिया नहीं है, यहाँ तो बैक्टीरिया ही सारे चले गए, यहाँ पे तो बैक्टीरिया ही सारे चले गए। तो भैया क्या नहीं ने कहा है? वो बैक्टीरिया गायब मिल गया। जी सर। उनका भाई ये कैसे हो गया? उन्होंने तब विश्लेषण किया, अच्छा यहाँ पर तो एक फंगस उगा हुआ है, एक केमिकल है। कौन? पेनिसिलिन। क्या? क्या है केमिकल का नाम? पेनिसिलिन। और वो कौन से फंगस से आया? पेनिसिलियम नोटेटम। याद रखेंगे ये नाम। अब लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसे आविष्कार तो कर लिया, लेकिन वो उसका जो पूरा का पूरा सिनेरियो है कि भैया किस प्रकार से बैक्टीरिया को मारना है, कैसे करना, उसे नहीं कर पाया, है ना? वो उनकी समझ में नहीं आया। तो फिर और साइंटिस्ट हुए। कौन? फ्लोरे। कौन है? फ्लोरे। उन्होंने जैसा कि मैंने ये तो उन्होंने कर दिया। फिर और फिर
उन्होंने ये तो बैक्टीरिया को मारने के लिए बहुत अच्छी एंटीबायोटिक। और 1945 में जब एक घटना हुई थी विश्व में, कौन सी? वर्ल्ड वार। कौन सा? फर्स्ट या सेकेंड? हाँ, सेकेंड हुआ था। हाँ, ये याद रखो, वर्ल्ड वार सेकेंड। कभी यही पे कंफ्यूज हो जाओ, वर्ल्ड वार कहते हैं। हाँ, यही पे आंसर गलत हो गया। कौन सा बोलते? वर्ल्ड वार 1917। उसमें जो सोल्जर्स थे, उनके जख्मों को भरने के लिए एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल किया गया, और ये बहुत कारगर साबित हुई। और इसी से उन्हें फिर फ्लेमिंग, फ्लोरे और एक और साइंटिस्ट थे उनके साथ, चेन, इन तीनों को सामूहिक रूप से नोबेल प्राइज दिया गया 1945 का। ठीक है बच्चों, 1945 का नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया। और एक एंटीबायोटिक की खोज होना 20वीं सदी की युगांतकारी घटना थी। क्यों? क्योंकि उसके बाद उनको एंटीबायोटिक्स को बनाने की एक झड़ी लग गई है। और झड़ी लगने के बाद हमने देखा कि अलग अलग प्रकार की एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन के अलावा और दूसरी एंटीबायोटिक्स की हमने खोजी, और विभिन्न प्रकार की बीमारियों में उनका इस्तेमाल किया है। कर रहे हैं हम, आज भी कर रहे हैं, और बच रहे हैं। इसलिए एंटीबायोटिक के आविष्कार को एक युगांतकारी घटना माना गया। और इन सब चीजों का आविष्कार जो है होने से हम आज विभिन्न प्रकार की, चाहे वो हमें डिप्थीरिया हो, टिटनेस हो, काली खांसी हो, मुफिक कफ हो, स्कोर हो, ये भी विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, उनसे हम अपना बचाव कर सकते। इज दैट क्लियर? यहाँ पे पास समझ में आई सब विद्यार्थियों को? तो माइक्रोब्स को हमने देखा दो तरह से, एक इंडस्ट्रियल और एक घरेलू। क्लियर? याद रहेंगे? मतलब खूब सारे सवाल पूछूंगा, याद करके आइएगा हर एक बच्चे, है ना? बिना याद करे कोई बच्चा और बच्चे का रिवीजन मैं छोड़ूंगा तुम्हारा, तब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। किसी को भी खाली नहीं बैठने दिया जाएगा। यहाँ पे आए खाली बैठे, देखो बेटा आपके पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपको यहाँ भेजने के लिए, है ना? और एक अपेक्षाएं आपसे पाले हुए हैं, तो आप उनकी अपेक्षा खरे मेहनत तो करो, फिर सर्च होना, या हमें ये तो ऊपर वाले का है। लेकिन एक चीज आपके हाथ में है, वो है मेहनत। आपके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके आपको यहाँ भेजा है। मैं तो आपकी बात भी सोच है कि आप भी साधारण और लोग की तरह कहीं और बैठे होते काम कर रहे होते। हाँ, वाह, अच्छा है। आप क्षमता देखी उन्होंने, तो आपको यहाँ तक पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की है। तो बच्चों, उनके क्षमताओं पर खरा उतरें और मेहनत करें। कल भी आज तक जितना मैंने पढ़ाया है, कल सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप में आपसे सुनिए, सब अच्छी तरह से याद करें। चलिए, अभी